सू मेंग्याओ से मेरी सगाई को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसने चुपके से एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ शादी कर ली। जब मैं वेन्यू पर पहुंचा तब दोनों लोगों की चीयरिंग के बीच एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। सू मेंग्याओ ने मुझे देखा तो बस हल्का सा भौं उठाकर बोली, जिंगनियन, मुझे बस एक शादी चाहिए थी। टेंशन मत लो, हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। मैं बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मैं बस गुस्से में ड्रामा कर रहा हूं। मगर जिस दिन बीजिंग सर्कल की एक अमीर एरिस ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोस्ट किया, उसी दिन सू मेंग्याओ बारिश में भीगती हुई मेरे घर का दरवाजा पीटने लगी। मैंने दरवाजा खोला। मेरे चेहरे पर अभी भी किसी और के साथ बिताए गए स्वीट मोमेंट्स की हल्की झलक बाकी थी। मैं मुस्कुराया और बोला, रिलैक्स, मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, शादी नहीं की। शादी का वेन्यू बेहद शानदार था। स्टेज के नीचे बैठे गेस्ट्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे, किस किस। वेडिंग ड्रेस पहने सू मेंग्याओ के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। उसके सामने खड़ा वो कॉलेज बॉय उसकी कमर थामे हुए था। अगले ही पल उसने एक हाथ से उसके सिर के पीछे पकड़ लिया और किस को और गहरा कर दिया। मैं वहीं खड़ा ये सब देखता रह गया। तभी सू मेंग्याओ की बेस्ट फ्रेंड की नजर मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जीजा जी, उसकी आवाज गूंजते ही पूरा हॉल शांत हो गया। मैं धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। मुझे आते देख वो लड़का तुरंत सू मेंग्याओ के सामने खड़ा हो गया, जैसे कोई बॉडीगार्ड ड्यूटी पर आ गया हो। लेकिन सू मेंग्याओ के चेहरे पर शर्मिंदगी का नाम तक नहीं था। वो हंसते हुए उस लड़के की बाहों में सिमट गई और मेरी तरफ देखकर बोली, जिंगनियन, इसे सीरियसली मत लो। ये बस एक वेडिंग सेरेमनी है। सर्टिफिकेट तो लिया नहीं। मेरा असली हस्बैंड तो यही होगा। मैं और सू मेंग्याओ बचपन से साथ बड़े हुए थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों परिवारों ने हमारी सगाई करवा दी थी, लेकिन वो पूरे सोशल सर्कल में अपने प्लेगर्ल इमेज के लिए फेमस थी। बॉयफ्रेंड बदलना उसके लिए वैसे ही था जैसे लोग मोबाइल वॉलपेपर बदलते हैं। उसकी वजह से मैं न जाने कितनी बार मजाक का पात्र बन चुका था। मैंने शांत चेहरे के साथ अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे परिवार की हेirloom जेड पेंडेंट है, अब इसे वापस रख लो। सू मेंग्याओ ने पेंडेंट उठाया और उंगलियों में घुमाने लगी। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वाह, इस बार ब्रेकअप ड्रामा के लिए फैमिली ट्रेजर तक निकाल लिया। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि उसे मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, सू मेंग्याओ, आज से हमारी एंगेजमेंट खत्म। आगे से तुम अपनी राह, मैं अपनी राह। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। गुशियान, दोबारा बोलो, क्या कहा तुमने? माहौल बिगड़ता देख उसकी बेस्ट फ्रेंड तुरंत बीच में आ गई। जीजा जी, प्लीज शांत हो जाइए। ये शादी सच में कोई मायने नहीं रखती। सुसु बस मजाक कर रही थी। आखिर में शादी तो आप दोनों की ही होगी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जिस आदमी ने अभी अभी अपनी मंगेतर को किसी और के साथ शादी करते देखा हो, उसके लिए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता था। मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से उसकी फ्रेंड फिर बोली, सुसु, जल्दी जाओ, जीजाजी को रोक लो। लेकिन सू मेंग्याओ बिल्कुल बेफिक्र थी। उसने कंधे उचकाए। रोकू क्यों? पहले भी कई बार नाराज हुआ है। 2-4 दिन बाद खुद वापस आ जाएगा। कि दोस्त ने माथा पकड़ लिया। पहले और अब में फर्क है। इस बार तुमने किसी और के साथ शादी की है। कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कह रही हूं, जाकर देख लो। सू मेंग्याओ दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उसे अब भी यकीन था कि मैं कभी सच में उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी सोंग जिंगनियन ने उसका वेडिंग ड्रेस हल्का सा खींचा और बोला, क्या मैं ये जेड पेंडेंट देख सकता हूं? उधर मैं वेडिंग वेन्यू छोड़कर सीधे बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने लू चेनान को फोन किया और उसे बार में मिलने बुला लिया। जब वो पहुंचा तब तक मेरे सामने 2 वाइन बॉटल्स खाली पड़ी थीं। उसने एक नज़र टेबल पर डाली और सब समझ गया। क्या हुआ? फिर से सू मेंग्याओ से लड़ाई हुई? इस बार उसने किसी सेलिब्रिटी को पकड़ा है या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट? उसका मजाक मेरे सीने में चुभ गया। मैंने गिलास उठाकर एक घूंट लिया और धीरे से कहा, आज उसकी शादी हो गई। पूरी कहानी सुनने के बाद लू चेनान का गुस्सा फट पड़ा। उसने शराब की बोतल उठा ली। तुम्हें उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। ऐसी लड़की के पीछे 5 साल बर्बाद कर दिए। फिर उसने फोन निकाला और मुस्कुराया। चलो, तुम्हारे लिए एक ग्रुप बना दिया है। इसमें हमारे सर्कल की सबसे शानदार सिंगल वुमेन है। आराम से देखना। अगले ही पल मेरा फोन लगातार वाइब्रेशन करने लगा। मैंने स्क्रीन देखी तो 1 मिनट के अंदर 30 से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट्स आ चुकी थीं। मैं हंस पड़ा। मैं वॉशरूम होकर आता हूं। कॉरिडोर में पहुंचते ही मेरी नजर एक महिला पर पड़ी। बाकी लोगों के ग्लैमरस आउटफिट्स के बीच उसका प्रोफेशनल सूट बिल्कुल अलग दिख रहा था। शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खुले हुए थे। वह दीवार से टिककर सिगरेट पी रही थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा चार्म था, जैसे कोई खूबसूरत लेकिन खतरनाक चीज सामने खड़ी हो। शायद उसे मेरी नजर का एहसास हो गया था। उसने भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा।
गुशियान, तुम यहाँ? मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया। मूव वार्निंग, एक सिगरेट मिलेगी? उसने आश्चर्य से मुझे देखा। वाह, सु मिंग्याओ के साथ रहने के बाद तो तुम आदर्श बॉयफ्रेंड बन गए थे। अगर उसे पता चल गया कि तुम स्मोक करते हो तो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो हल्का सा हंसी। सुना है आज उसने किसी और आदमी के लिए ग्रैंड वेडिंग रखी है। तो क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? इस बार मैंने सीधे उसके हाथ से सिगरेट पैकेट और लाइटर उठा लिया। बड़ी सहजता से सिगरेट जलाई और धुआं बाहर छोड़ा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मूव वार्निंग, आज रात मेरे घर चलो। दोनों की नजरें मिली। हम दोनों इतने मैच्योर थे कि बिना ज्यादा शब्दों के भी बात समझ सकते थे। मूव वार्निंग ने हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझा दी। मुझे अचानक याद आया कि वो पूरे सर्कल में पुरुषों से दूरी बनाए रखने के लिए मशहूर थी। मैं मजाक बताकर बात खत्म करने ही वाला था कि उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है। इसके बाद जो हुआ उसने हमारे रिश्ते की दिशा बदल दी। देर रात तक हम साथ रहे, बातें करते रहे, पुराने जख्मों और नई शुरुआतों के बारे में। शायद कई सालों बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सच में आगे बढ़ सकता हूँ। सुबह होने से पहले हम दोनों थककर सो गए, लेकिन किस्मत को शायद चैन मंजूर नहीं था। सुबह सुबह फोन की घंटी बज उठी। मेरी आंखें अभी खुल नहीं रही थीं। मैं बिस्तर पर हाथ मारते हुए फोन ढूंढने लगा। तभी पास से एक हल्की हंसी सुनाई दी। मूव वार्निंग ने फोन उठाया। स्क्रीन पर सु मिंग्याओ की वीडियो कॉल चमक रही थी। एक पल में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उनींदी आंखों से कॉल रिसीव की और स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन के उस पार सु मिंग्याओ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। कल तो तुमने खुद कहा था कि अब दोनों का कोई रिश्ता नहीं। फिर एक दिन भी नहीं बीता और तुम मेरी माँ के पास जाकर सोंग जिंगनियन की शिकायत करने लगे। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। कौन गया तुम्हारी माँ के पास? सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? जैसे ही बोलना शुरू किया मुझे खुद एहसास हुआ कि मेरी आवाज बेहद बैठी हुई थी। सु मिंग्याओ थोड़ी हैरान हुई। तुम्हें सर्दी हो गई? मैं हंस पड़ा। इतना मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। वो तुरंत समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगले ही पल उसका चेहरा स्क्रीन के और करीब आ गया। आवाज भी तेज हो गई। तुम अभी कहाँ हो और किसके साथ हो? लेकिन इस बार मेरे पास उसकी बेवकूफ़ी भरे सवालों के लिए कोई धैर्य नहीं था। मैंने सीधे वीडियो कॉल काट दी। उधर बार में बैठे लोगों ने ये सब देखा तो माहौल फिर गर्म हो गया। सु मिंग्याओ का चेहरा थोड़ा खराब हो गया था। उसकी एक दोस्त बोली, सुसु, गुशियान ने तुम्हारा फोन काट दिया। कहीं वो सच में एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला तो नहीं कर चुका? दूसरी लड़की तुरंत हंस पड़ी। अरे छोड़ो भी, ये उसकी पुरानी ट्रिक है। अगर सच में छोड़ना होता तो क्या 5 साल तक पीछे घूमता रहता? साफ दिख रहा है कि किसी दूसरी औरत के साथ होने का नाटक कर रहा है ताकि सुसु जेलस हो जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी तो अब पुरानी हो चुकी है। बाकी लोग भी हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर सु मिंग्याओ का मूड थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार कहानी सच में बदल चुकी थी। इधर मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं चिड़चिड़े अंदाज में बिस्तर पर बैठ गया। मूव वार्निंग ये सब चुपचाप देख रही थी। उसने धीरे से कहा, सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आता कि उस सु मिंग्याओ में ऐसा क्या है। शादी से पहले ही उसकी लाइफ इतनी मैसी थी। शादी के बाद भी वो किसी एक आदमी के साथ टिकने वाली नहीं लगती। वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मूव वार्निंग ने बेडसाइड टेबल से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और कुछ पल चुप रही। फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर बात बिजनेस मैरिज की है तो मुँह परिवार किसी भी तरह सुपरिवार से कम नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे पता है कि तुम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, लेकिन अकेले उसे जीतना आसान नहीं होगा। अगर हम दोनों साथ काम करें तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब मैं पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन मूव ग्रुप तो अकेले भी ये प्रोजेक्ट हासिल कर सकता है। फिर मुझे क्यों शामिल करना चाहती हो? मूव वार्निंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद इसलिए कि मैं तुम्हें फ्री राइड नहीं देना चाहती। उनकी बात सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। तो फिर हैप्पी कोऑपरेशन। मूव वार्निंग ने बिना झिझक मेरा हाथ थाम लिया। लगभग 40 मिनट बाद हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले। मेरे हाथ में लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट था और दिमाग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सब इतनी जल्दी हो गया। मैं सर्टिफिकेट को घूरता रह गया। चलें? मूव वार्निंग ने पूछा। मैंने सहज रूप से कहा, हाँ, अब क्लाइंट से मिलने जाना है। उसने मेरी तरफ देखा, फिर हंसते हुए दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। नहीं मिस्टर गू। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। हम हनीमून पर जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद हम समुद्र के बीच थे। डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर हम नीले पानी की गहराइयों में उतर चुके थे। चारों तरफ फैला समुद्री संसार किसी सपने जैसा लग रहा था। रंग बिरंगी कोरल रीफ्स, चमकती मछलियों के झुंड और पानी के भीतर की रहस्यमयी शांति।
सब कुछ अविश्वसनीय था। मूव वार्निंग ने मेरी तरफ हाथ का इशारा किया और आगे बढ़ने का संकेत दिया। मैं उसके पीछे पीछे नीचे उतरता गया। जब हम एक निश्चित गहराई तक पहुंचे और ऊपर देखा तो सामने का दृश्य सांसें रोक देने वाला था। ऊपर से छनकर आती रोशनी और चारों ओर तैरते चमकदार जीव मिलकर ऐसा नजारा बना रहे थे मानो समुद्र की गहराइयों में कोई सितारों भरा आकाश बस गया हो। समुद्र से वापस किनारे आने के बाद एक स्टाफ मेंबर मेरे पास दौड़ता हुआ आया। सर, आपका फोन लगातार बज रहा था। मैंने फोन ऑन किया तो स्क्रीन पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। हेलो मिस्टर गू, मैं डीके वेडिंग स्टूडियो की मैनेजर हूं। आप वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए कब आ सकते हैं? हेलो मिस्टर गू, मैं वेडिंग प्लानिंग टीम से हूं। आपकी फियांसी को किस तरह के फ्लावर्स पसंद हैं? हम पहले से अरेंज कर लेंगे। हेलो मिस्टर गू, आपने हमारे यहाँ जो डायमंड रिंग ऑर्डर की थी उसे ट्राई करने कब आएंगे? अगर साइज ठीक ना हो तो अभी भी एडजस्ट किया जा सकता है। वेडिंग ड्रेस, फ्लावर्स, रिंग, जितना पढ़ता गया मेरी भौहें उतनी सिकुड़ती गईं। साफ था कि किसी ने मेरा फोन नंबर हर जगह दे दिया था। तभी फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका सुमेंग्याओ। कॉल उठाते ही उसकी आवाज आई, तुम कहाँ हो? इतने सारे कॉल्स किए, एक भी नहीं उठाया। कंपनी में पूछा तो पता चला तुमने पूरे 1 महीने की छुट्टी ले ली है। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं कहाँ हूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? और भूल मत, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन सुमेंग्याओ जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। उल्टा वो हंस पड़ी। तुम अभी भी उस शादी वाली बात पर नाराज हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी वैसी ही वेडिंग अरेंज कर देती हूं। मैसेजेस और कॉल्स मिल गए होंगे। जो स्टाइल पसंद हो सीधे उन्हें बता देना। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से कर देंगे। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बस एक ही बात निकली, क्या तुम सच में पागल हो? अगर मैं उसे सामने देख रहा होता तो शायद उसका चेहरा और भी मजेदार लगता। उसने तुरंत आवाज ऊंची कर दी, गुशियान, तुम शादी के लिए नाराज थे, अब मैं तुम्हारे लिए शादी अरेंज कर रही हूं। फिर भी प्रॉब्लम क्या है? कब तक एटीट्यूड दिखाओगे? सुन लो, मौका सिर्फ एक बार मिल रहा है। अगर अब भी शादी नहीं करनी। वो रुकी और फिर बोली, तो जिंदगी भर शादी मत करना। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वो हमेशा सोचती थी कि अगर उसने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो सामने वाले को तुरंत थैंकफुल हो जाना चाहिए, वरना गलती उसी की होगी। इस बार मेरा सब्र खत्म हो गया। सुमेंग्याओ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे दोबारा फोन मत करना। तुम जिसे चाहो उससे शादी करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने लगातार 3 बार कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। गुशियान, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद मना किया है। बाद में पछताना मत। कॉल कट गई। मैंने फोन नीचे रखा और लंबी सांस छोड़ी। सच में दिमाग खराब है इसका। तभी मूव वार्निंग कपड़े बदलकर बाहर आई। मैंने पूरी बात उसे बता दी। उसे लगता है कि मैं सिर्फ उस वेडिंग सेरेमनी की वजह से नाराज हूं, इसलिए अब मुझे भी एक शादी गिफ्ट करना चाहती है। कभी कभी सोचता हूं, मैं आखिर इस औरत पर फिदा कैसे हो गया था। मूव वार्निंग बस मुस्कुराई। उसने कोई टिप्पणी नहीं की। शायद कुछ बातें बिना बोले ही समझी जा सकती थीं। अगले 1 महीने में हमने दुनिया के कई खूबसूरत कोने देखे। आइसलैंड के रहस्यमयी ब्लू आइस केव्स, टर्की के रंग बिरंगे हॉट एयर बलून्स और न जाने कितनी यादें। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पिछले 5 साल की घुटन से धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूं। जब हम वापस देश लौटे तब लू चेनान ने मुझे मिलने बुलाया। मैंने आईने में देखा, गर्दन पर बने निशान लाख रगड़ने के बाद भी पूरी तरह नहीं जा रहे थे। आखिर हारकर मैंने एक हाईनेक स्वेटशर्ट पहन ली। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही लू चेनान ने सामने बैठकर लगातार 2 ग्लास शराब के खाली कर दिए। फिर मेज पर गिलास पटकते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं, सुमेंग्याओ पूरी तरह पागल हो चुकी है। बात खत्म होते ही मैंने शांत आवाज में कहा, मैं शादी कर चुका हूं। ये सुनते ही लू चेनान पहले तो हंस पड़ा, उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन जब उसने मैरिज सर्टिफिकेट देखा तो उसकी आंखें सच में बड़ी हो गईं। मूव वार्निंग? वही मूव वार्निंग जो मर्दों से दूरी बनाए रखने के लिए फेमस है? तुमने उसे कैसे मना लिया? मैंने कंधे उचकाए। ये जरूरी नहीं है। जरूरी बात बस इतनी है कि उसकी तुलना सुमेंग्याओ से हो ही नहीं सकती। लू चेनान अचानक खुश हो गया। काश मैं वो चेहरा देख पाता जब सुमेंग्याओ को पता चलेगा कि तुमने मूव वार्निंग से शादी कर ली है। उसका मूड पल भर में बदल गया। आज तो पार्टी बनती है, सारी ड्रिंक्स मेरी तरफ से, लेकिन उसकी शराब पीने की कैपेसिटी हमेशा से कमजोर थी। कुछ बोतलें खत्म होते ही उसका हाल ऐसा हो गया जैसे किसी ने सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया हो। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए सोबर टी लेकर आता हूं। बाहर कॉरिडोर में मेरी मुलाकात वेन सिसी से हुई। मुझे देखते ही वो मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, आप आ गए। सुसु और बाकी लोग 6 नंबर प्राइवेट रूम में हैं।
मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा और सू मेंग्याओ का अब कोई रिश्ता नहीं है। आगे से मुझे नाम से बुलाना। तुम लोग एंजॉय करो। लेकिन उसे लगा मैं अभी भी नाराज हूं। जो हुआ वो सच में गलत था। कम से कम सुसु को एक बार माफी मांगने का मौका तो दे दीजिए। हम लोग 6 नंबर रूम में हैं, बाद में जरूर आइएगा। 3 नंबर रूम में लौटने के लिए मुझे 6 नंबर रूम के सामने से गुजरना पड़ा। तभी अंदर से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर झांका। सू मेंग्याओ आराम से वेनजिंग की बाहों में टिकी हुई थी। उसकी शर्ट के कई बटन खुले हुए थे। दूसरी तरफ सॉन्ग जिंगनियन के होंठ इतने सूजे हुए थे कि किसी को भी समझने में 2 सेकंड नहीं लगते कि अभी अभी क्या हुआ है। वेन सिसी अंदर जाकर बोली, सुसु, मैंने अभी बाहर जीजाजी को देखा। किसी ने तुरंत हंसते हुए कहा, मैं तो पहले से कह रहा था कि वो तुम्हें भूल ही नहीं सकता। बस 1 महीना कांटेक्ट नहीं किया और आखिर खुद ही चला आया। दूसरा दोस्त बोला, उसे पता चला कि तुम किसी दूसरे आदमी का बर्थडे मना रही हो, फिर कैसे रुकता। लेकिन सू मेंग्याओ का चेहरा खराब हो गया। उसे यहां किसने बुलाया? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। किसी ने समझाने की कोशिश की, इतना भी मत बढ़ाओ। ये पहली बार है जब गुशियान इतने लंबे समय तक तुमसे दूर रहा है। कहीं मामला हाथ से निकल गया तो। एक और लड़की बोली, सुसु, सच कहूं तो उसे जाने के लिए बोल दो, वरना थोड़ी देर में फिर ड्रामा शुरू हो जाएगा। तभी सू मेंग्याओ ने अपने पास बैठे सॉन्ग जिंगनियन की तरफ देखा। वो सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, सू मैडम, आज मेरा बर्थडे है। मैं हंस पड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे में बैठे सभी लोगों की नजर एक साथ मेरी तरफ घूम गई। मैंने अपनी हाई नेक स्वेटर का कॉलर थोड़ा नीचे किया। मेरी गर्दन पर बने लाल निशान इतनी साफ दिख रहे थे कि डिम लाइट भी उन्हें छिपा नहीं सकी। सू मेंग्याओ ने जैसे ही देखा वो झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारी गर्दन पर ये क्या है? मुझे पिछली रात याद आ गई जब मुंह वार्निंग ने बिल्कुल शरारती बिल्ली की तरह मेरी गर्दन पर ये निशान छोड़ दिए थे। मैं मुस्कुराया और बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, लव बाइट। सू मेंग्याओ ने गुस्से में हाथ मारकर टेबल पर रखा सामान नीचे गिरा दिया। उसके चेहरे पर छाया हुआ अंधेरा साफ दिख रहा था। ये किसने किया? गुशियान, तुम सच में मेरी पीठ पीछे किसी और औरत के पास चले गए? मैंने उसकी तरफ देखकर हल्के से हंसा। ये किसने किया, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? और वैसे भी एक अच्छे ईएक्स को तो मरे हुए इंसान की तरह होना चाहिए। सू मेंग्याओ ठंडी हंसी हंसी। ठीक है गुशियान, अगर मैं आगे कभी तुम्हें कांटेक्ट करूं तो मैं कुत्ता हूं। उधर लू चेनान सोबर टी पीकर थोड़ा नॉर्मल हुआ और मुझे देखते ही बोला, इतनी देर कहाँ लग गई? मैं तो तुम्हें ढूंढने बाहर आने वाला था। तभी बगल वाले रूम से चीजें टूटने की आवाज आई। मैंने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया, बस एक पुराना मामला खत्म करने गया था। नहीं तो कुछ मक्खियां बार बार सिर पर मंडराती रहती, काफी इरिटेटिंग हो जाता है। चलो निकलते हैं। हम दोनों ने शराब पी रखी थी, इसलिए ड्राइवर बुला लिया। इसके बाद जिंदगी कुछ समय तक शांत रही। कुछ महीनों बाद वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिससे सू मेंग्याओ ने शादी की थी, ग्रेजुएशन के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस गया। थोड़ा नाम कमाते ही उसने पेड ट्रोल्स लगाकर गू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट के नीचे कमेंट्स करवाने शुरू कर दिए। सू मैडम सच में सॉन्ग जिंगनियन को अलग तरह से ट्रीट करती हैं। उसके लिए ग्रैंड वेडिंग तक कर डाली। लग्जरी कार, एक्सपेंसिव वॉच, गिफ्ट्स, कुछ भी देने से पहले 2 बार नहीं सोचती। कुछ लोग समझ क्यों नहीं जाते? प्यार खत्म हो गया तो इज्जत से अलग हो जाओ। सिर्फ फियांस का नाम पकड़े बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जिसे प्यार नहीं मिलता, असली थर्ड पार्टी वही होता है। सू मैडम और सॉन्ग जिंगनियन को साथ रहने दो। क्या किसी की खुशी पूरी होने से दुनिया खत्म हो जाएगी? असिस्टेंट ने टैबलेट मेरे सामने रख दिया। गु सर, क्या इन कमेंट्स को डिलीट करवा दें? मैंने स्क्रीन पर एक नजर डाली और आराम से कहा, डिलीट करने की जरूरत नहीं। सॉन्ग जिंगनियन के सारे स्कैंडल्स निकालो। जो मटेरियल मिले सीधे पापराजी को भेज दो। और जिन मीडिया कंपनीज का हमारे साथ पार्टनरशिप है उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि आगे से उसे कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। असिस्टेंट ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया सर, लेकिन अगर सू मैडम बीच में आई तो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, उन्हें इग्नोर करो। मैंने जो काम कहा है बस वही पूरा होना चाहिए। सिर्फ 1 घंटे बाद इंटरनेट का माहौल पूरी तरह बदल गया। सॉन्ग जिंगनियन का कमेंट सेक्शन युद्धभूमि बन चुका था। तुम चुपचाप पीछे छिपकर अफेयर कर रहे थे, वो भी लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ओरिजिनल फियांस को खुलेआम प्रोवोक करने की हिम्मत कहां से आ गई? मैं उसका क्लासमेट हूं। बाहर से वो मॉडल स्टूडेंट बनता था, लेकिन असलियत में अपने घर के पैसे के दम पर लोगों को बुली करता था। आज भी मेरी बाहों पर उसके दिए हुए जलने के निशान मौजूद हैं। मैं उसका स्टंट डबल रह चुका हूं। शूटिंग में जहां चेहरा दिखाना जरूरी होता था, बस वही सीन खुद करता था। बाकी दर्जनों सीन्स हम डबल से करवाए जाते थे। एक्टिंग कम एडिटिंग ज्यादा होती थी। मैं उसका फॉर्मर असिस्टेंट हूं। एक बार सीन में पानी में उतरकर कुछ निकालना था। उसे पानी गंदा लगा तो पूरी टीम को मिनरल वाटर खरीदकर पूल भरने जैसा इंतजाम करना पड़ा, तब जाकर जनाब उतरे। सच कहूं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन इतना मुश्किल इंसान कभी नहीं देखा।
कमेंट सेक्शन में लोग अब सिर्फ सॉन्ग जिंगनियन को नहीं बल्कि सू मेंगियाओ को भी जमकर कोस रहे थे। सबसे घटिया इंसान तो सू मेंगियाओ है। हर कुछ दिन में नया बॉयफ्रेंड बदलती है और फिर खुद को इनोसेंट दिखाती है। सच कहूं तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। उसी बीच उसके दोस्तों ने उसे फोन किया। सुसु, तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड लगातार कॉल कर रहा है। इंटरनेट पर लोग उसे बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। अगर तुम उसका फोन नहीं उठाओगी तो उसकी इमेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और गु शियान को तो तुम जानती ही हो, वो किसी का हिसाब कभी नहीं भूलता। लेकिन सू मेंगियाओ को सॉन्ग जिंगनियन की चिंता से ज्यादा किसी और बात की फिक्र थी। उसने सीधे पूछा, इन दिनों गु शियान ने तुम लोगों में से किसी को फोन किया? कमरे में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं। फिर किसी ने लंबी सांस लेकर कहा, सुसु, शायद इस बार तुमसे गलती हो गई। तुमने जानबूझकर सॉन्ग जिंगनियन को आगे करके गु शियान को जेलस करना चाहा था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। तुम्हारे और सॉन्ग जिंगनियन के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, फिर भी उसने एक बार भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। दूसरे दोस्त ने भी सिर हिलाया। अगर सच में उसे वापस चाहती हो तो खुद फोन कर लो। थोड़ा सॉफ्ट होना कोई हार नहीं होती। कहीं ऐसा न हो कि कोई और तुम्हारी जगह ले ले। सू मेंगियाओ ने बिना हिचक जवाब दिया, अगर उसे जाना है तो जाए, मैं उसके बिना भी ठीक हूं। कोई एक बॉयफ्रेंड चला गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उसी रात मुझे लू चेनान का मैसेज मिला। वैसे एक बात पूछनी थी, मैंने सुना है कि मूव वार्निंग को मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे साथ सच में रिलेशनशिप में है? मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैं जवाब टाइप ही कर रहा था कि अचानक मेरे पास से हल्की सी खुशबू आई। अगले ही पल एक शांत आवाज सुनाई दी, उसे औरतें पसंद हैं? मैंने सिर उठाया तो देखा मूव वार्निंग मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। तो शायद आज मुझे खुद चेक करना पड़ेगा कि ये बात सच है या नहीं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। शायद शराब का असर था, मेरे चेहरे पर अजीब सी गर्मी फैल गई। कमरे का माहौल धीरे धीरे और करीब होता गया। तभी बेडसाइड टेबल पर रखा फोन बार बार बजने लगा। मूव वार्निंग ने फोन उठाकर स्क्रीन देखी और हल्का सा भौं उठाई। सू मेंगियाओ का कॉल है, उठाना है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मूव वार्निंग ने धीमे स्वर में कहा, वो अभी भी तुम्हें छोड़ नहीं पा रही। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, अगर चाहो तो उठा लो। उसकी आंखों में एक पल के लिए संतुष्टि की चमक दिखाई दी। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से सू मेंगियाओ की नशे में डूबी आवाज आई, गु शियान, मैं नशे में हूं, आकर मुझे ले जाओ। मैंने इतने दिन से इतना हंगामा किया, फिर भी तुम मुझे रोकने क्यों नहीं आए? तभी मूव वार्निंग ने फोन कान से लगाकर शांत स्वर में कहा, मैं बोल रही हूं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर सू मेंगियाओ की आवाज गुस्से से भर उठी, मूव वार्निंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के रिश्ते में बीच में आ गई? अगले ही पल उसकी आवाज अचानक नरम पड़ गई, शियान, तुम आ जाओ ना कि हम झगड़ा बंद कर देते हैं। मैंने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, सू मेंगियाओ, मैं ये बात पहले भी साफ कर चुका हूं। तुम सिर्फ मेरी EX हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनते ही मूव वार्निंग के होठों पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने सामने वाले को एक शब्द बोलने का मौका भी नहीं दिया और सीधे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ फोन कटने के बाद से सू मेंगियाओ बार में बिल्कुल चुप बैठी थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था, लेकिन काफी देर तक उसने एक घूंट भी नहीं पिया। उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आखिर किसी ने लंबी सांस लेकर कहा, लगता है इस बार गु शियान सच में वापस नहीं आएगा। और सच कहूं तो इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। दूसरा दोस्त भी बात में कूद पड़ा, सुसु, पिछले कुछ सालों में तुमने सच में बहुत ज्यादा कर दिया था। छुपकर रिलेशनशिप रखना अलग बात है, लेकिन तुम हर बार ऐसा हंगामा कर देती थीं कि पूरा सर्कल जान जाता था। सॉन्ग जिंगनियन वाली शादी की बात छोड़ भी दें, उससे पहले वाले छोटे एक्टर को तुमने लाखों की रिंग गिफ्ट कर दी थी। और उससे पहले तुम्हारी सेक्रेटरी को इतना सिर पर चढ़ाया कि वो सीधे गु ग्रुप में जाकर सीन क्रिएट करने लगी थी। अगर मैं गुशियान की जगह होता तो कब का भाग चुका होता। भाई कोई सेंट थोड़ी है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, छोड़ो यार, ब्रेकअप हो गया तो हो गया। वैसे भी तुम उसे प्यार थोड़ी करती थीं। लेकिन इस बार सू मेंगियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से मेज पर रखी कार कीज उठाई और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। पीछे बैठे लोग उसे रोकने की कोशिश करते रह गए। सुसु, अरे कम से कम ड्राइवर तो ले जाओ। लेकिन वो बिना पीछे देखे ही चली गई। उधर मेरे घर में माहौल बिल्कुल अलग था। मूव वार्निंग अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, गुशियान, मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। आज की मूव वार्निंग रोज वाली कोल्ड CEO जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि आदमी 2 सेकंड में अपना डिसीजन बदल दे। पता नहीं क्यों मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। पोस्ट अपलोड होने के सिर्फ 1 मिनट बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई। फाइनली इतने सालों की मेहनत रंग लाई। कंग्रेचुलेशंस।
लेकिन क्या गु शियान को पता है कि तुम उसे इतने सालों से पसंद करती थी? एक और कमेंट आया, रुको, ये आदमी इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? अरे भाई, ये तो सू मेंग्याओ का फियांस नहीं था। क्या ट्विस्ट है। खैर, कंग्रेचुलेशंस। मू वार्निंग कुछ कमेंट्स का जवाब देकर मुस्कुराई और फिर नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैं अभी फोन रख ही रहा था कि नीचे से अचानक तेज नॉकिंग की आवाज आने लगी। पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन सामने वाला इंसान भी कम जिद्दी नहीं था। दरवाजा पहले से ज्यादा जोर जोर से बजने लगा। आखिरकार मैं बिस्तर से उठा। नीचे उतरने से पहले कैबिनेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लिया, क्योंकि मुझे पहले से अंदाजा था कि बाहर कौन खड़ा होगा। दरवाजा खोलते ही मेरा अनुमान सही निकला। बारिश में पूरी तरह भीगी हुई सू मेंग्याओ दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके बालों से लगातार पानी टपक रहा था। मुझे देखते ही उसने धीमी आवाज में कहा, गु शियान, मैं आगे से कोई ड्रामा नहीं करूंगी। हम फिर से शुरू कर सकते हैं क्या? मैं दरवाजे के सहारे टिक गया और उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। अब ये सब कहने का क्या फायदा? सू मेंग्याओ ने जल्दी से कहा, मैं सच बोल रही हूं। उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक वेडिंग थी, उससे तुम्हारी जगह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने हां कह दी थी। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने हाथ में पकड़ा मैरिज सर्टिफिकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। देर हो चुकी है। सू मेंग्याओ की नजर सर्टिफिकेट पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं शादी रजिस्टर कर चुका हूं। अब सिर्फ वेडिंग सेरेमनी बाकी है। जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन तुम्हें भी इनविटेशन भेज दूंगा। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हो। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। मू वार्निंग सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके शरीर पर सिर्फ एक बाथरोब था और बाल अभी भी थोड़े गीले थे। नीचे आते ही उसने बिना कुछ कहे मेरी कमर पकड़ ली और मेरे पास खड़ी हो गई। यह दृश्य देखते ही सू मेंग्याओ की आंखों में आग सी भड़क उठी। मू वार्निंग। वो गुस्से में आगे बढ़ी और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने बीच में आकर उसकी कलाई पकड़ ली, फिर बिना एक पल गवाए मू वार्निंग को अपने पीछे कर लिया। यह देखकर सू मेंग्याओ और ज्यादा भड़क गई। मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा था और तुम पीछे से मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर रखे बैठी थी। मू वार्निंग ने भी बिल्कुल देर नहीं की। उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये बोलने का हक है? अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ वापस जड़ दिया। 5 साल तक उसने तुम्हें सहा। 5 साल तक तुम्हारी हर हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन तुमने क्या किया? एक एक कदम पर उसे धक्का देकर अपने से दूर किया। आज जब वो चला गया है तब तुम्हें उसकी कीमत समझ आ रही है। सू मेंग्याओ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे थे। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई, मगर मैं शुरू से अंत तक मू वार्निंग के साथ खड़ा रहा। हर बार जब सू मेंग्याओ मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती, उसे सिर्फ निराशा ही मिलती। धीरे धीरे उसके चेहरे की अकड़ टूटने लगी। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी और वो पहले से ज्यादा बिखरी हुई लग रही थी। आखिर मैंने कोई और बात नहीं की। सीधे मू वार्निंग को अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर वापस चला गया। दरवाजा बंद होने से पहले आखिरी बार मैंने पीछे देखा। सू मेंग्याओ बारिश में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि उसकी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, शियान, मुझे नशा हो गया है। वो कुछ पल रुकी, फिर लगभग विनती करते हुए बोली, क्या तुम एक बार मेरे लिए हैंगओवर सूप बना दोगे?